साथियों, आप सभी का स्वागत है यहाँ के YouTube चैनल GR स्टडी अप में। साथियों, आशा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। इसी क्रम में हम प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वैदिक काल। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल हमारी पिछली क्लास में हो गया और उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पिछली क्लास में हो गई। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी। राजनीतिक व्यवस्था में क्या थी, जो पूर्व वैदिक काल में जो युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते थे युद्ध गायों से ना होकर क्षेत्र के लिए हो गए थे। जो आर्य पहले छोटे छोटे समूह कबीलों के रूप में रहते थे जिसको हम जन कहते थे, उत्तर वैदिक काल में आते थे वो जनपद हो गए। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल सभ्यता का अंत होगा वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। गुप्त काल, मौर्य काल आएगा, उस समय यही जनपद महाजनपद के रूप में विकसित हो जाएंगे। पहले जो कृषि या जो राजा होता था वो एक सभा और समिति में जो लोग जो सदस्य थे उनके द्वारा निर्वाचित होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते थे जो राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव हुआ उसमें जो राजा था वो वंशानुगत हो गया और जो कर था मुख्य रूप से जो पहले जनता स्वेच्छा से देती थी वो अब कर देना अनिवार्य रूप हो गया था। कर कौन कौन देते थे ये भी बातें हम सामाजिक व्यवस्था में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें। सबसे पहला वर्ण व्यवस्था का आधार, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म ना होकर जाति से हो गया। समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया। फिर आता है यानी वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो पूर्व वैदिक काल में जो था कर्म के आधार पर वर्ण था। अब ये कर्म ना होकर जाति के आधार पर होगा, यानी जो जिस जाति में जन्म लेगा उस आधार पर उसका कर्म होगा। फिर आता है समाज 4 वर्णों में विकसित हो गया था। कौन कौन से 4 वर्ण है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ये जो 4 वर्ण मिलते हैं हमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, ये उत्तर वैदिक काल संस्कृति की देन है। आपको पूछ लिया जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण में कौन कौन से आते हैं, तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी या जाति के आधार पर, तो हमें उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। पूर्व वैदिक काल में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य है और मेरी माता जो अनाज पीसने का कार्य करती है। हम तीनों के अलग अलग कार्य है लेकिन हम एक साथ परिवार में रहते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, अब ये उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर हो गई थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। समाज में जटिलता स्थापित हो गई थी, यानी समाज में जटिलता स्थापित होगी। कैसे कि जो पहले जो लोग थे वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते थे, जब सुख में भी काम आते थे और दुख में भी काम आते थे। लेकिन अब ये जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था में समाज परिवर्तन होता गया उस आधार पर ये समाज में जो जटिलता है ये बढ़ती गई, आपस में दूरियां बढ़ती गई कि जो ब्राह्मण का कार्य वेद पाठ करने का कार्य ब्राह्मण करेगा, जो उस क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा क्षत्रिय को सौंपा गया था और वैश्य जो व्यापार करते थे और जो शूद्र होते थे वो कृषि कार्य, इनके जो कार्य होते हैं उनकी सेवा करने का कार्य शूद्रों के द्वारा किया जाता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर आता है परिवार संयुक्त में तथा पितृसत्तात्मक हो गया। यानी
पूर्व वैदिक काल में जो संस्कृति थी उसमें स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सभा और समिति में स्त्रियां भाग लेती थी। यज्ञ अनुष्ठान में स्त्रियां बराबर पुरुषों के बराबर कार्य करती थी। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में आता है जो सामाजिक व्यवस्था इसमें परिवर्तन हो गया। जो परिवार था वो संयुक्त रूप से यानी 3-4 परिवार एक साथ रहना शुरू हो गए तथा परिवार का जो मुख्य सदस्य था वो पुरुष था। इस आधार पर हम कह सकते हैं वहां का जो परिवार जो पितृसत्तात्मक यानी मुख्य अंतिम फैसला लेता था। जो मुख्य का निर्णय होता वो पूरा परिवार का निर्णय होता था तथा उस परिवार में जो मुखिया की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या हो गया? वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधार ना होकर जाति के आधार पर हो गई थी। समाज 4 भागों में विभक्त हो गया। किस किस में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। समाज में जटिलता स्थापित हो गई। परिवार संयुक्त रूप से तथा पितृसत्तात्मक हो गया। अब देखो जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के लिए इन चारों के लिए क्या क्या शब्द उपयोग में लिए गए वो है ब्राह्मण के लिए आइए, क्षत्रिय के लिए आओ, वैश्य के लिए जल्दी आओ तथा शूद्रों के लिए दौड़ कर आओ। यानी जैसे इन शब्दों का महत्व था कि ब्राह्मणों को आदर्श उतना सम्मान देता था जितना क्षत्रियों को मिलता था। सबसे ज्यादा जो सम्मान है वो ब्राह्मणों को मिलता है। यानी ब्राह्मणों को कहते आइए, क्षत्रियों को कहते आओ, वैश्य को जल्दी आओ और शूद्रों का तो शूद्रों के लिए दौड़ कर आओ ये शब्द प्रयुक्त हुए गए। समाज में यज्ञ अनुष्ठानों का बढ़ावा होने से ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि होती है। यानी उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक अनुष्ठान थे इसमें ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी कि यज्ञ अनुष्ठान या वेद इनके जो अध्ययन कौन करेंगे वो ब्राह्मण करेंगे। तो इस आधार पर जो सबसे शक्तिशाली वर्ग था वो ब्राह्मण का था क्योंकि उसमें यज्ञ अनुष्ठान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस आधार पर इनकी शक्ति में वृद्धि हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्यों के लिए एक शब्द दिया गया था, के लिए एक शब्द द्विज का प्रयोग किया गया, जिनका उपनयन संस्कार होता था। शूद्रों व स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। यानी विद्या आरंभ करने के लिए जब बालक की आयु 6 से 7 वर्ष से ज्यादा होती है तब उनको विद्या आरंभ करने के लिए उनका एक संस्कार होता है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके लिए एक शब्द प्रयोग भी किया गया द्विज, जिनका ये उपनयन संस्कार होता था इन तीनों का। लेकिन इससे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों और स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता लेकिन फिर भी यहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को इस समय भी था। यानी उपनयन संस्कार किन वर्गों के लिए था? 3 वर्ग। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आपको पूछ लिया जाएगा कि द्विज शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो द्विज शब्द
जो उत्तर वैदिक काल के समय में 3 वर्ग थे महत्वपूर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया, जिसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के लिए आयु समय निर्धारित होता था। ब्राह्मण के लड़के की आयु थी 8 वर्ष, क्षत्रिय की 11 वर्ष और वैश्य की 12 वर्ष। आपको पूछ लिया जाएगा, आरएस मेंस में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 लाइन में एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मणों के पालकों, जो उनका उपनयन संस्कार के लिए उनकी आयु क्या निर्धारित होती थी। तो आपको ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये मेंस की बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखने के लिए जरूरी है कि ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष आयु थी, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष और वैश्यों के लिए 12 वर्ष के बालक होते तक उनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद वो विद्या आरंभ करने के लिए विद्याश्रम या गुरुकुल में जाते थे। स्त्रियों का इस समय उपनयन संस्कार नहीं होता था, लेकिन उपनयन संस्कार स्त्रियों का और शूद्रों का नहीं होता था, लेकिन फिर भी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। तो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों के लिए क्या क्या सब प्रयुक्त हुए हैं कि आइए, आओ, जल्दी आओ और दौड़ कर आओ, ये चारों वर्णों के लिए अलग अलग सब प्रयुक्त किए हुए हैं। ब्राह्मण की शक्ति में वृद्धि हुई क्योंकि वो यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे, वेद पाठ का अध्ययन करते थे। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। विधवा विवाह, विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा के साथ साथ अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा, यानी पूर्व वैदिक काल में 2 प्रथाएं चल रही थी, जिसमें एक थी विधवा विवाह और दूसरी थी नियोग प्रथा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते थे एक और प्रथा इसके साथ सम्मिलित होगी, जो थी अंतरजातीय विवाह। स्त्रियों नारी की स्थिति में गिरावट आई। पुत्री के जन्म को दुखों का स्रोत तथा पुत्र को परिवार का रक्षक माना गया। यानी नारी की स्थिति में गिरावट आई। नारी की स्थिति में गिरावट कैसे कि जब पुत्री का जन्म होता था तो उसे दुखों का स्रोत कहा गया है, और जब पुत्र का जन्म होता था तो उसको कहते हैं परिवार का रक्षक है। यह प्राचीन काल में जो चल रही है व्यवस्था, जो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि जब पुत्री का जन्म या लड़की का जन्म होता है तब हम मारवाड़ी में क्या कहते हैं कि बाटो जन्म को या खाडो। तो इस प्रकार से इस अंधविश्वास से हमें बचना है। हम आज 21वीं सदी के अंतर्गत जी रहे हैं। दोस्तों, 21वीं सदी के अंतर्गत स्त्री और पुरुष में बराबर का अधिकार सरकार देती है और बराबर कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष कोई बड़ा तीर मार रहा है वो काम स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। आज ऐसे ऐसे वो काम स्त्रियां करती हैं जो पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप अपनी सोच को अपने हिसाब से बदलें कि और जो अपने परिवार में पुत्र और पुत्री है उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें, वो भी हमारे बराबर पुत्र के समान। ये सोच नहीं होनी चाहिए कि ये पराया घर की है, ये तो शादी के बाद दूसरे घर जाएगी, ऐसी सोच नहीं रखते हैं। जो काम मैं आपको बता रहा हूं कि पुत्र चाहे कितना भी होशियार हो, लेकिन जितना एक लड़की का अपने माता पिता के प्रति प्रेम होता है वो पुत्र में नहीं होता है। तो इस प्रकार की सोच को हमें बदलना है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल जो एक हमें बहुत बड़ा अभिशाप सौंप के गया है कि पुत्र को परिवार का रक्षक, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पुत्र परिवार का रक्षक है। कई बार ये भी होता है कि पुत्र परिवार का भक्षक भी होता है। ठीक है, वो बर्बाद कर देता है परिवार को। तो ये सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो इस समय जो कर देने की व्यवस्था थी, इस काल में कर
वैश्य ही चुकाते थे तथा ब्राह्मण व क्षत्रिय वसूले गए कर से जीवन निर्वाह करते थे। यानी उस समय जो सामाजिक व्यवस्था में क्या था कि जो कर थे ना वो सिर्फ और सिर्फ वैश्य वर्ग के लोग ही चुकाएंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कर को एकत्रित करते थे उस पर अपना जीवन यापन करते थे। फिर इसमें आगे बात आती है कि इन लोगों का जो मनोरंजन का क्या साधन था। दोस्तों समय बहुत कम है, आप अपनी पढ़ाई को जितना हो सके जारी रखें। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लोगे ना तो आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। और मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर वही चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है, वरना उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल 2 या 3 क्लास में पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इस पर पीएचडी नहीं करनी है। हमें एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। मैं भी नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो और कम समय में हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट है, इस काल में संगीत इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन था तथा घोड़ा दौड़ व रथ दौड़ का भी प्रचलन था। फिर आता है, इस काल में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पहला है इस काल में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से आश्रम है? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ। लेकिन एक उपनिषद आता है ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और चौथा आश्रम कौन सा है? वो होता है संन्यास आश्रम। सूत्र संहिता में भी 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यानी इस काल में इनके जो मनोरंजन के साधन थे वो था संगीत था, संगीत के साथ साथ घुड़सवारी या रथ दौड़ इनके इन समाज के लोगों का मनोरंजन के साधन होते थे। फिर आता है इस काल में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। फिर एक उपनिषद आता है जोलो उपनिषद, उसमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। जो इसमें चौथा आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम। यानी व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष का आधार मानकर इन 4 भागों में बराबर बराबर विभक्त किया जाता था। तो हम इसमें इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे। फिर आता है शत्रु संहिता में 4 आश्रमों का उल्लेख होता है। अब ये 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं इस पर हम वर्णन करेंगे। दोस्तों ये सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में अब हम आश्रम व्यवस्था पर वर्णन करेंगे। कौन कौन से आश्रम थे, उन आश्रमों में क्या क्या होता था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था मैंने आपको बता दिया है। सूत्र संहिता में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रम मिलते हैं, लेकिन जब उत्तर वैदिक आते हैं तो सर्वप्रथम 3 आते हैं। 100 वर्ष का आधार मानकर हम 4 आश्रमों में विभक्त करेंगे जीवन को। तो सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम।
ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25। 0 से 25 नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब इसका उपनयन संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार के बाद प्रवेश, यानी इस आश्रम में प्रवेश करने के लिए बालक का उपनयन संस्कार होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था उपनयन संस्कार के लिए 3 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों की अलग अलग आयु होती थी। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। तो उपनयन संस्कार के बाद बालक इसमें प्रवेश करता है तथा प्रवेश करता है ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य। इसकी 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, यानी इस आयु को पार करने के बाद उनका जो उपनयन संस्कार होता है उसके बाद ये इस आश्रम में प्रवेश करते हैं तथा विद्यारंभ करने के लिए विद्या आरंभ करने के लिए गुरुकुल में जाता है। यानी ये जो जीवन का पहला आश्रम है उसमें उपनयन संस्कार के बाद विद्यारंभ करने के लिए जाता है। विद्यारंभ करने के लिए इनकी जो आयु निश्चित की गई है। इसके बाद दूसरा है हमारा गृहस्थ आश्रम। तो उपनयन संस्कार किस आश्रम में किया जाता था? ब्रह्मचर्य। अब आता है गृहस्थ। गृहस्थ में इसकी आयु होती है 26 से लेकर 50 वर्ष। यह सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें व्यक्ति 5 यज्ञ व 3 ऋण को चुकाता है। देखो 5 यज्ञ और 3 ऋण गृहस्थ आश्रम में चुकाता है। 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, चौथा है मनुष्य यज्ञ और 5वां है भूत यज्ञ। इसमें जो 5 यज्ञ है, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये 5 यज्ञ तथा 3 ऋण कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं को यज्ञ अनुष्ठान करवा के इस ऋण को चुकाया जाता था। ऋषि वेद पाठ का अध्ययन करवा के ऋषि ऋण चुकाया जाता था। और पितृ यानी संतान उत्पन्न करके इस ऋण को चुकाया जाता। आपको पूछ लिया जाएगा कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के 5 कौन कौन से यज्ञ हैं? तो ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। आपको पूछ लिया जाए कौन कौन से 3 ऋण हैं? काफी बार पूछा गया है कि उत्तरवैदिक काल में 3 ऋण कौन से हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यह बताइए कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको देखना है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण वैदिक काल में है। फिर आते हैं तीसरा आश्रम व्यवस्था आती है, वो है वानप्रस्थ। गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। पता है इस वानप्रस्थ आश्रम में सब कुछ त्याग कर वन में निवास करता है तथा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करता है। वन में निवास करता तथा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण या विजय हासिल करता है।
यानी ये 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक ये वानप्रस्थ आश्रम चलता है, जिसमें वो वन में निवास करते हैं तथा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने या उस पर विजय प्राप्त हासिल करते हैं। फिर आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या होता है कि इस काल में व्यक्ति सांसारिक प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सांसारिक प्रवृत्तियों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तथा भारतीय विचारकों के अनुसार क्या करता है, आध्यात्मिक, भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए अनुसार व्यक्ति आध्यात्मिक, भौतिक व नैतिक उन्नति के लिए धन, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से हमारी जो आश्रम व्यवस्था है वो आज यही समाप्त करते हैं। फिर हम इसमें आगे जो कल हमारी क्लास होगी वो उत्तर वैदिक काल की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर हम वर्णन करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को, आपको ये पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल GR स्टडी पर आपका सहयोग और प्यार इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।